जब कोई नया देश बनता है तो उसे सबसे पहले दो बुनियादी सवालों के जवाब देने होते हैं। पहला, हमारी जमीन कौन सी है, और दूसरा, हमारे लोग कौन हैं। बिल्कुल। हमारे संविधान के जो पहले कुछ अनुच्छेद हैं वो बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब हैं। सही बात है। तो आज हम इन्हीं जवाबों की गहराई में उतरेंगे, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 10 तक। बिल्कुल। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। भारत की जमीन, उसका क्षेत्र, वो क्या है? ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि देखिए, संविधान निर्माताओं के लिए ये सिर्फ एक नक्शा बनाने जैसा नहीं था। उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, ये तो मतलब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने जैसा था। अच्छा। और इसी सोच के साथ आर्टिकल 1 लिखा गया, जिसका शीर्षक है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ओके। इसमें दो बहुत अहम बातें हैं। पहली, ये देश का नाम तय करता है, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया, जो कि भारत है। राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन अमेरिका भी तो, वो भी तो एक फेडरेशन है, राज्यों का संघ है। तो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स में ऐसा क्या अलग है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अमेरिकन फेडरेशन जो है वो राज्यों के बीच एक समझौते का, एक अग्रीमेंट का नतीजा है। राइट। जहां राज्य साथ मिलकर एक देश बनाने के लिए सहमत हुए। पर भारतीय संघ वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अच्छा। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब संघ को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा या बदला जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाली बात हमें आर्टिकल 2 और 3 में देखने को मिलती है। एग्जैक्टली। कि कैसे राज्यों को बनाया या बदला जा सकता है। बिल्कुल। आर्टिकल 2 और 3 ये दोनों मिलकर संसद को भारत के पॉलिटिकल मैप को बदलने की एक असाधारण शक्ति देते हैं। आर्टिकल 2 जो है वो बाहरी क्षेत्रों के लिए है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले। या एक नए राज्य की स्थापना करे, मतलब वो जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो सिक्किम ही होगा, जिसे 1975 में। सिक्किम, एकदम सही। 1975 में उसे भारत में शामिल किया गया था। हाँ। सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था, फिर उसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया और अंत में 36वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 2 की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो ये एक क्लासिक केस है। हाँ, ये बाहर से एक क्षेत्र को भारत में मिलाने का एक क्लासिक केस है। देखिए, ये तो हुई बाहर से किसी क्षेत्र को जोड़ने की बात, लेकिन आर्टिकल 3 जो भारत के अंदर ही राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति देता है, वो मुझे हमेशा से ज्यादा क्रांतिकारी लगा है। हाँ। ये संसद को किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्रफल बदलने की शक्ति देता है, वो भी बिना उस राज्य की सहमति के। हाँ, और यही वो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाली बात को सच साबित करता है। अच्छा। इसका प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऐसा बिल संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हाँ, राज्य की राय मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये तो एक संघीय ढांचे, एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी शक्ति है जो केंद्र के पास है। संविधान सभा में इस पर बहस हुई होगी जरूर। अरे जबरदस्त बहस हुई थी। केंद्र को इतनी ज्यादा शक्ति देने के पीछे क्या सोच थी? हमें उस वक्त के हालात को समझना होगा। देश का बंटवारा अभी हुआ था, रियासतों के एकीकरण की चुनौती सामने थी। सही बात है। तो संविधान निर्माताओं को डर था कि अगर राज्यों को वीटो पावर दे दी गई तो भाषा या स्थानीय राजनीति के आधार पर देश के पुनर्गठन का जरूरी काम रुक जाएगा। अच्छा, तो राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल। वो प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता को किसी भी राज्य की राजनीति से ऊपर रखना चाहते थे। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है। और इन सब बदलावों को करने की प्रक्रिया वो कितनी मुश्किल है। मेरा मतलब है, किसी राज्य का नक्शा बदलना तो एक तरह से संविधान बदलना हुआ। तो क्या इसके लिए आर्टिकल 368 वाली विशेष बहुमत की प्रक्रिया चाहिए? यहीं पर आर्टिकल 4 की भूमिका आती है। ये एक तरह का स्पष्टीकरण देने वाला अनुच्छेद है और ये बहुत चालाकी से लिखा गया है। कैसे? ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। हाँ, कम से कम आर्टिकल 368 के मकसद के लिए। इसका सीधा मतलब है कि संसद ये सारे बदलाव एक साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। जैसे कोई
आम कानून पास होता है, बिल्कुल वैसे ही। सिर्फ साधारण बहुमत से। तो देश का नक्शा बदलना उतना ही आसान है जितना कोई साधारण बिल पास करना। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये भारतीय संघ की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, उसके लचीलेपन को। अगर तेलंगाना बनाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती तो शायद वो कभी बन ही नहीं पाता। ये भी है। हमारे संस्थापकों ने राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को एक प्रशासनिक कार्य के रूप में देखा, न कि संविधान के मूल दर्शन में बदलाव के रूप में। इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी सरल रखी गई। तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत की जमीन कैसे परिभाषित होती है और कैसे बदली जा सकती है। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से नहीं, लोगों से बनता है। बिल्कुल। और बंटवारे के उस उथल-पुथल भरे दौर में ये तय करना कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। शायद सबसे बड़ी चुनौती। लाखों लोग सीमा के आर पार जा रहे थे। इसी उलझन को सुलझाने के लिए संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक लिखे गए। ये अनुच्छेद उस खास ऐतिहासिक पल के लिए थे, यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 5 इसी शुरुआती बिंदु को तय करता है। तो 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारत का नागरिक बना? आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ने एक मूल शर्त रखी, व्यक्ति का भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब सिर्फ रहना नहीं, बल्कि भारत को ही अपना स्थायी घर बनाने का इरादा रखना है। अच्छा, इरादा भी जरूरी है। हाँ, अगर ये शर्त पूरी होती है तो 3 में से कोई एक और शर्त पूरी करनी होती थी। या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है। या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। मतलब ये उन लोगों के लिए था जो पहले से ही भारत में थे। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, जो बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से भारत आए थे? उनके लिए तो हालात बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। और उन्हीं असाधारण परिस्थितियों के लिए आर्टिकल 6 बनाया गया। अच्छा। ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने का एक विशेष प्रावधान था। इसमें कट ऑफ तारीख रखी गई, 19 जुलाई 1948। ओके, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन्हें आसानी से नागरिक मान लिया गया, बशर्ते वो यहाँ सामान्य रूप से रह रहे हों। और जो इस तारीख के बाद आए? जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना था। उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। अच्छा, तो एक व्यवस्था बनाई गई। हाँ, ये उस समय के माइग्रेशन को नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने का एक तरीका था। तो आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए था। इसका उल्टा भी तो हुआ होगा, कई लोग भारत से पाकिस्तान भी गए, उनके बारे में क्या? उसके लिए है आर्टिकल 7, जो आर्टिकल 6 का एक तरह से आईना है। अच्छा। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब उसकी नागरिकता खत्म? हाँ, उसका नागरिकता का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प मोड़ है ना? अगर कोई पाकिस्तान जाने के बाद वापस लौटना चाहे तो? हाँ, और यही उस समय की मानवीय जटिलताओं को दिखाता है। आर्टिकल 7 में एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था। अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया था, वो भारत सरकार से पुनर्वास का परमिट फॉर रीसेटलमेंट लेकर वापस लौट आता है, तो उसे फिर से नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन तब उसे आर्टिकल 6 वाली प्रक्रिया का पालन करना पड़ता, यानी पंजीकरण और 6 महीने भारत में रहना। अच्छा। ये उन लोगों के लिए एक रास्ता था जिन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ हो। ये तो हुए वो लोग जो बंटवारे से सीधे तौर पर प्रभावित थे, लेकिन बहुत से भारतीय मूल के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए थे। उनके लिए संविधान में क्या सोचा गया? भारत से जोड़ने का एक तरीका था। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो वो उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी में अपना पंजीकरण करवाकर भारत का नागरिक बन सकता है। और ये आज भी लागू है? हाँ, ये आज भी लागू है। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो भारतीय नागरिकता की पहचान है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, मुझे हमेशा ये उत्सुकता रही है कि भारत ने दोहरी नागरिकता का रास्ता क्यों नहीं अपनाया, जबकि दुनिया में इतने सारे भारतीय रहते हैं। ये फैसला आर्टिकल 9 में साफ झलकता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत मजबूत अनुच्छेद है।
ये बस इतना कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। एक नए राष्ट्र के रूप में नागरिकों की निष्ठा, उनकी लॉयल्टी बटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक नागरिकता। रुकिए, इसमें एक उलझन है। ये कहता है स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरली। हाँ, मान लीजिए किसी को किसी दूसरे देश की नागरिकता के नियम नहीं पता और वो अनजाने में वहां का नागरिक बन जाता है। क्या सरकार को यह साबित करना होगा कि ये स्वेच्छा से था? ये तो कानूनी तौर पर काफी पेचीदा हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ऐसे मामले अदालतों में गए भी हैं। अच्छा। आमतौर पर किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेना या वहां के नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करना स्वेच्छा का मजबूत सबूत माना जाता है। ओके। कानून की नज़र में जैसे ही आप दूसरे देश के नागरिक बने, आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाती है। इसमें कोई देरी या प्रक्रिया नहीं है, ये स्वतः ऑटोमैटिकली होता है। तो इस पूरी व्यवस्था को एक सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद देता है? वो है हमारा आखिरी अनुच्छेद आज के लिए, आर्टिकल 10। ये एक तरह का आश्वासन है, एक गारंटी है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन पिछले अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक है, वो नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही छीनी जा सकती है, किसी और तरीके से नहीं। अच्छा, तो ये नागरिकता के अधिकार को एक मजबूती देता है। हाँ, और निरंतरता देता है। मतलब ये नागरिकता को स्थायी बनाता है, लेकिन साथ ही भविष्य के कानूनों के लिए दरवाजा भी खुला रखता है। बिल्कुल। ये कहता है कि आपका नागरिक अधिकार सुरक्षित है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। मतलब ये असीमित नहीं है। संसद भविष्य में नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है, जैसे 1955 का नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, और आपकी नागरिकता उन कानूनों के अधीन होगी। सही है। ये संविधान की गतिशीलता को दिखाता है कि ये भविष्य की जरूरतों के लिए भी तैयार था। तो आज हमने भारत की बुनियाद के दो सबसे अहम हिस्सों को समझा। पहले आर्टिकल 1 से 4, जिन्होंने भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संघ अटूट है, पर राज्य नहीं। संसद साधारण बहुमत से भारत के नक्शे को बदल सकती है। सही कहा। और फिर आर्टिकल 5 से 10, जिन्होंने ये परिभाषित किया कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं। ये अनुच्छेद किसी ठंडे दिमाग से लिखे कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये बंटवारे की आग और एक नए राष्ट्र के जन्म की उथल-पुथल से निकले हैं। बिल्कुल। एकल नागरिकता का सिद्धांत और भविष्य के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देना, ये सब उसी दौर की देन है। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे ये शुरुआती अनुच्छेद एक ही साथ देश को मजबूती भी देते हैं और भविष्य के लिए लचीलापन भी। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। ये नागरिकता कानून 70 साल से भी ज्यादा पहले एक बहुत ही खास ऐतिहासिक संदर्भ में लिखे गए थे। आज की दुनिया में जहां लोग ग्लोबल हो चुके हैं, देशों की सीमाएं पहले से ज्यादा धुंधली हैं और पहचान के मायने बदल रहे हैं, क्या ये पुराने अनुच्छेद आज की हकीकत से पूरी तरह मेल खाते हैं? तो सोचने वाली बात।